ओके, तो आज हमारा चौथा क्लास है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, और आज के क्लास में हमारा मेन फोकस होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो कि अभी तक के कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। चलिए, चलिए भाई, इफ जी बी द सेंट्रॉइड, इफ, अभी मैं सिंपल प्रॉब्लम्स ही बनवा रहा हूँ, अभी कोई मैं जेई से के मेन से एडवांस से प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ, वो लूँगा मैं। पहले स्ट्रेट लाइन अगर ख़त्म हो गया तो स्ट्रेट लाइन से सारे प्रॉब्लम्स लूँगा, उसके बाद सर्कल ख़त्म करेंगे तो उससे प्रॉब्लम लेंगे, देन एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ जब खत्म कर लेंगे तो मिक्स प्रॉब्लम भी लेंगे जो कि जेई एडवांस में खास करके पूछे जाते हैं और ओलंपियाड्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं बस सिंपल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपके थियोरेटिकल पार्ट्स को डेवलप करेगा, आपके थियोरेटिकल पोर्शन को डेवलप करेगा, राइट। इफ जी बी द centroid of a triangle ABC and O be any other point and O be any other point, prove that 1 3 GA square plus GB square plus GC square equals BC square plus CA square plus AB square and 2 OA square plus OB square plus OC square is equal to GA square plus GB square प्लस GC स्क्वेयर प्लस 3GO स्क्वेयर। एक बार क्वेश्चन मैच करा लूँ, 3GA स्क्वेयर प्लस GB स्क्वेयर प्लस GC स्क्वेयर, ठीक है भाई। BC स्क्वेयर प्लस CA स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर, दूसरा OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर इज इक्वल टू GA स्क्वेयर प्लस GB स्क्वेयर प्लस GC स्क्वेयर प्लस 3GO स्क्वेयर। पहला मैं बता देता हूँ, ठीक है, जैसा पहला है उसी तरह से दूसरा भी बनेगा। अब पिछले क्लास में या उससे पिछले क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जहां पे कट करते हैं, जहां पे मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड, और उसका हमने कोऑर्डिनेट निकाला था। अगर कोई ट्राइंगल ABC है, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ABC, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। अगर G सेंट्रॉइड है, ये हो गया, उसके बाद इसी पॉइंट से ये हो गया और ये हो गया। अगर G सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का, दैट मीन्स तीनों मीडियंस जो हैं AD, ठीक है, AD, और इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। AD, BF और CE जो है इस ट्राइंगल के मीडियंस है। मीडियंस मतलब क्या, जो कि ट्राइंगल के मीडियन वो स्ट्रेट लाइन है ट्राइंगल के अंदर का जो कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से, मतलब किसी भी एंगल से, एंगुलर पॉइंट से होके और अपोजिट साइड वाले मिड पॉइंट को मीट कर जाता है। जैसे A से, इस ट्राइंगल का एक एंगुलर पॉइंट है, एक वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स से ये लाइन क्या होगा, BC के, यानी कि इस एंगल A के अपोजिट वाले साइड BC के मिड पॉइंट को टच करेगा D पे। उसी तरह ये, उसी तरह A, और ये तीनों मीडियंस जहां मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर इस तरह से ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा, ऑफ कोर्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अभी जगह है तो यहीं से शुरू कर देता हूं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, बस आप निकालते जाइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आपको मिल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इज, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आ गया। अब हमें निकालना है जी ए स्क्वायर। देयरफॉर जी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना आप। जी ए स्क्वायर हो गया आपका x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, दैट्स इट। अब यहाँ पे x1 की जगह तो x1 ही है यहाँ पे, ठीक है, जीए में, और ये x2 की जगह ये है। उसी तरह y1 तो है यहाँ पे और y2 की जगह ये है, दैट्स इट। कर देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से देख लेंगे तो आपका आएगा 3x1 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं 3x1 माइनस x1 2x1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस x2 माइनस x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब यहाँ 3y1 माइनस y1 2y1 माइनस y2 माइनस y3 बाई 3 होल स्क्वायर। दोनों में से 1/9 कॉमन बाहर आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप। हो जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस 2x2 x3 माइनस 4x1 x3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए भाई, प्लस उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4y1 स्क्वायर, यही चीज आएगा, बस x के जगह y रख दीजिए, तो 4y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 4y1 y2 प्लस 2y2 y3 माइनस 4y1 y3 आ गया। चलिए अब आपको निकाल लेना है, माफ करिएगा यहाँ पे कॉमन 9 दे दीजिए, गलती से मैंने लिख दिया था। अब आपको निकालना है जी बी स्क्वायर, निकाल लेते हैं। क्या करना है, जी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होल स्क्वायर। यहाँ से भी आप 1/9 यहाँ ले लीजिए, और अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर हो जाएगा 2x2 माइनस x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस 2y2 माइनस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला अपना लगा दीजिए, 4x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x1 प्लस 2x1 x3 माइनस 4x2 x3, कोई दिक्कत, चलिए नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। अब वहीं पे आपको क्या करना है, प्लस जहां जहां x है वहां वहां आपको y कर देना है, तो हो जाएगा 4y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y2 y1 माइनस 4y2 y1 प्लस 2y1 y3 प्लस 2y1 y3 माइनस 4y2 y3 माइनस 4y2 y3, ये हो गया हमारा जी बी स्क्वायर। उसी तरह अब हमें क्या निकालना है,
GC स्क्वायर। कैलकुलेशन पे बेस्ड है प्रॉब्लम और कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। चलिए इसको इरेज कर देता हूं ऊपर में, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, लिख लेता हूं मैं इसको 3GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है ना, कोई नहीं, चलिए इरेज कर दूं इसको। इसी तरह से हम निकालेंगे GC स्क्वायर, तो GC क्या आ जाएगा भाई, GC स्क्वायर हो जाएगा आपका x3 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 2x3 माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 2y3 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, बस कर दीजिए वही 4x3 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x3 प्लस 2x1 x2 माइनस 4x2 x3। वही चीज अब y के साथ इसको ब्रेक करिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 4y1 y3 प्लस 2y1 y2 माइनस 4y2 y3। हो गया, ब्रैकेट से इसको घेर दीजिए जरा इसको भी, ठीक है। अब हमें करना है कि 3GA स्क्वायर GB स्क्वायर और GC स्क्वायर क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। चलिए GA स्क्वायर GB स्क्वायर और GC स्क्वायर को जोड़ते हैं। सबसे पहले 1/9 बाहर कॉमन आ जाएगा जोड़ने पे, क्योंकि इसमें भी 1/9 है, इसमें भी 1/9 है और इसमें भी 1/9 है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे कॉमन। सबसे पहले x1 स्क्वायर के साथ काम करते हैं, तो एक x1 स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें कहाँ पे x1 स्क्वायर है देख लेते हैं जरा, 4x1 स्क्वायर है, तो 4 और 1 5x1 स्क्वायर, वेरी गुड, और एक यहाँ पे है यानी कि टोटल 6x1 स्क्वायर है। इसी तरह से 6x2 स्क्वायर और 6x3 स्क्वायर आएगा, तो जोड़ते हैं इसको। चलिए जगह तो थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो चलिए इसको अब हम थोड़ा सा जगह देख लेते हैं। GA स्क्वायर इतना आ गया, GB स्क्वायर हमारा इतना आ गया, इसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कैलकुलेशन सही हुआ हो, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर सबसे पहले जोड़िए GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, 1/9 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या हुआ 6x1 स्क्वायर प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 6x3 स्क्वायर, गुड, ये स्क्वायर वाला काम हमारा हो गया। अब सबसे पहले x1 x2 को देखते हैं, जहां x1 x2 का प्रोडक्ट है। सबसे पहले GA कहाँ है, GA स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं x1 x2 -4 x1 x2, यहाँ पे एक तो ये है और कहाँ पे है GB में आपका x1 x2, यहाँ भी -4, और GC में x1 x2 देखिए कहाँ पे है x1 x2 +2 कितना आ गया +2, गुड। तो 4 4 8 और +2 -6, ये भी -6 आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, -6 ही आना चाहिए, वेरी गुड, यानी कि -6 x1 x2।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि -6 x2 x3 भी आएगा और -6 x3 x1 भी आएगा। देख लीजिए x2 x3 पहले देख लीजिए, +2 नहीं x2 x3 यहाँ पे -4, इसमें कहाँ पे है x2 x3 x2 x3 x2 x3 x2 x3 +2, और इसमें x2 x3 देखिए कहाँ पे है -4, इसमें भी -6 वही आएगा। ठीक है, अब वैसे ही y1 y2 भी y1 y2 y2 y3 और y3 y1 भी आएगा। चलिए भाई तो इसको देख लेते हैं। अब हो जाएगा हमारा -6 y1 y2 -6 y2 y3 -6 क्या y1 y3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अब मुझे निकालना है 3 इंटू दिस। तो 3 इंटू दिस कितना होगा? सबसे पहले तो यहां से हम 3 कॉमन लेके और इस 9 को काट देंगे। 3 कॉमन लेके 6 6 6 6 6 सब में 6, 3 कॉमन बाहर आ जाएगा। 3 कॉमन बाहर आ जाएगा तो 9 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3 माइनस 2x1 x3 माइनस 2y1 y2 माइनस 2y2 y3 माइनस 2y1 y3। कोई दिक्कत यहां भी नहीं होनी चाहिए। Therefore 3 इंटू GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। अब जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3 और 3 कट जाएगा। आपका आएगा कितना? 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3। अब देखिए एक चीज़ मेरे से छूट गया है, माफ़ करिएगा, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है। मैंने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर की तो बात कर ली, y1 वाला भी तो होगा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लंबा है तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए इसी में उसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। प्लस 6y1 स्क्वायर प्लस 6y2 स्क्वायर प्लस 6y3 स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ गया है यहाँ पे, सब में जुड़ जाएगा। ये क्या होगा? इसमें भी जुड़ जाएगा, प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सब में जुड़ जाएगा ये, आप जोड़ लीजिएगा अपना। यहां पे मैं अच्छे से सुधार के लिख दे रहा हूं, लास्ट वाले में जहां पे मल्टीप्लाई किया है, यहां पे भी तो जुड़ेगा ना, इसको भी जोड़ देते हैं। प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था। कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा जा रहा है तो उसीलिए छूट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? सब में, अब यहां पे ये सब तो हमने y1 स्क्वायर यहां पे तो हमने सब में लिख लिया है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे छूटा हुआ था, हो गया। अब भाई हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं। 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर, राइट, माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3 माइनस 2x1 x3 माइनस 2y1 y2 माइनस 2y2 y3 माइनस 2y1 y3। ये आ गया हमारा राइट से, ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें निकालना है, प्रूफ करना है कि जब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर निकालेंगे तो इतना ही आना चाहिए। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। इसको इरेज कर दूं।
सबसे पहले ए बी स्क्वायर देखते हैं कि ए बी स्क्वायर कितना आता है। आसान है भाई, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 माइनस 2 y1 y2। bc स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 माइनस 2 y2 y3। सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2x1 x3 माइनस 2 y1 y3। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका सम क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। प्रूफ हो गया, ये सिंपल सीधा साधारण हमारा प्रूफ हो गया। देखिए x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर राइट प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर। सबसे पहले x1 x2 वाला देख लेते हैं, कहाँ है, यहाँ पे है x1 x2, दो बार है, सब दो बार ही रहेगा, माइनस 2x1 x2 माइनस 2x2 x3 माइनस 2x1 x3 माइनस 2y1 y2 माइनस 2y2 y3 माइनस 2y1 y3। आप देख सकते हैं कि ये जो सम है इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस विच प्रूव्स द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा क्या होता है, आसान होता है और बस कैलकुलेशन बेस्ड होता है, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा था तो मुझे जगह कम पड़ रहा था, तो जगह कम पड़ने के कारण, जगह कम बचने के कारण मैंने क्या किया कि सब लिखते गया y1 स्क्वायर वाला, y2 स्क्वायर वाला और y3 स्क्वायर वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि जगह का खत्म हो गया, अपने आप क्लोज हो गया, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। सो हाँ, इसको भी एक मिस्टेक ही आप कहेंगे, लेकिन उस तरह का नहीं, क्योंकि जब कॉपी में करेंगे वहां भी ये आपके पास जगह कम पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब लंबा कैलकुलेशन होता है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पे कुछ टर्म लास्ट वाले छूट सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। चलिए, वैसे है आसान, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इसका जो दूसरा पोर्शन है इसी तरह का है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे आधारित, बना के देखिए, इससे आपके कैलकुलेशन का थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए, प्रूव दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट the lines joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and the line joining
joining the middle points of its diagonals meet in a point and bisect one another. Meet in a point and bisect one another. ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अभी तक में ये बढ़िया एक सबसे थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है अभी तक हमने जितना किया है। चलिए, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है, ए बी सी डी। अब सबका कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। इसका मान लेते हैं x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका x3 y3 है, इसका x4 y4 है। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के साइड्स का मिडिल पॉइंट देखते हैं, और इसका मान लीजिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रखते हैं। तो इन दोनों लाइंस को पहले ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, और इसका मिडिल पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं डी ई एफ जी, ठीक है भाई। डी ई एफ जी आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। चलिए भाई, कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, और जो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अब ये मान लेते हैं हमारा कि इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा, और इसका मिडिल पॉइंट कहीं इस जगह पे होगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेन है, इससे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये इस तरह से यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा एक कोई O है, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, कौन सा पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, अभी हमें प्रूफ करना है पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां की ये वाला लाइन जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मान लीजिए मिडिल पॉइंट्स है, ये है हमारा K, ये है हमारा L, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को जो लाइंस, दो लाइंस ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो दो लाइंस ज्वाइन कर रहे हैं DE और FG, इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो वो एक ही हो, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन सारे लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी कि दो इक्वल भागों में बांट रहा हो। अब ये DE और EG कौन से लाइंस है, AD, BC, CD और DA, इन चारों साइड्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइंस हैं, क्योंकि DF जो है, D और F AB और CD के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और AD और BC के मिडिल पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो है GE। उसी तरह अगर K और L हमने मान लिया कि BD और CA इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं, तो ये KL जो लाइन है वो एक लाइन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है।
अब हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि ये तीनों लाइन DE, EG और KL एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का काम कर रहा है, यानी कि इन तीनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है। सपोज थोड़ा सा लिख के बना देता हूं, ये प्रॉब्लम आगे धीरे धीरे लिखना मैं कम कर दूंगा, ठीक है। सपोज ABCD be a quadrilateral. The coordinates are shown. The coordinates of its angular points are shown. ये दिखाया हुआ फिगर में, तो इतना मैंने लिख दिया है। Let DF and EG be the two lines joining the midpoints of the sides AB of the sides AB, CD and BC, AD respectively. ठीक है, so clearly D, E, F, G are the midpoints of the four sides of this quadrilateral, right? Also, suppose K and L be the midpoints of the diagonals BD and AC respectively. ठीक है भाई, let O be the point of intersection. अभी मैं O को कुछ नहीं मानता हूं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट पे ये तीनों लाइंस मीट करें, और वो पॉइंट क्या है, सबको बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट हो। चलिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि KL के मिडिल पॉइंट को निकाल लेते हैं। और वो कैसे हम लोग निकालेंगे KL के मिडिल पॉइंट को, वो हम नहीं मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते हम, ठीक है। वो मान लीजिए हमारा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हमारा कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा सपोज कर लीजिए। अब K और L मिड पॉइंट तो है, तो अब सबसे एक एक करके सबका कोऑर्डिनेट निकालिए ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा भाई, सच सच बता दीजिए मुझे, क्या होगा। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, D क्या है, AB के बीच का कोई पॉइंट हो और मिडिल पॉइंट है, इनफैक्ट सेक्शन फॉर्मूला। D अगर मिड पॉइंट हो तो क्या होता है कोऑर्डिनेट, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे x1 x1 ही है और x2 x2 ही है, तो कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। उसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो जाएगा, x1 की जगह यहाँ x2 है और x2 की जगह x3 है, तो क्या हो जाएगा x2 + x3/2 y2 + y3/2। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कितना हो जाएगा हमारा, x1 + नहीं x2 + x3/2 y2 + y3/2। माफ करिएगा भाई, 4 होगा यहाँ पे, क्या कभी कभी जो हो जाता ना। F का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं ना, तो देखिए पॉइंट क्या, x4 y4 और x3 y3, तो निकाल लेते हैं। x3 + x4/2 y3 + y4/2 एंड सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, x1 + x4/2 y1 + y4
बाई 2। अब भाई थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ k भी तो चाहिए, बट k इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ k, और ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि k और l आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ BD एंड AC रेस्पेक्टिवली। चलिए, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ k क्या हो जाएगा भाई, x2 x1 प्लस x2 बाई 2। अब यहाँ पे x1 की जगह x2 है और x2 की जगह x4 है, तो क्या हो जाएगा k का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x4 बाई 2, y2 प्लस y4 बाई 2, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ l इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, KL के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। The coordinates of the line KL, अब KL का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, K का कोऑर्डिनेट इतना है, L और L का कोऑर्डिनेट इतना है, तो KL के मिडिल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे x1 क्या है, x2 प्लस x4 बाई 2, और x2 क्या है, x1 प्लस x3 बाई 2। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस x2 प्लस x4 बाई 2 बाई 2, और y1 प्लस y3 बाई 2 प्लस y2 प्लस y4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। ये आ गया KL के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए भाई अब निकाल लेते हैं BD के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। Coordinates of middle point of BD. BD is the diagonal of one of the diagonals of this quadrilateral. Definitely क्या हो जाएगा भाई, BD के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ओ माफ करिएगा, BD के मिडिल पॉइंट का कह रहा हूं, DF और EG के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ, पहले DF निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, D का कोऑर्डिनेट कितना है, यही D का कोऑर्डिनेट है, हो गया हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस F का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है, मतलब x1 ये है और x2 ये है, तो इसमें जोड़ दीजिए x3 प्लस x4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं होगा, नहीं होगा। D का कोऑर्डिनेट कितना आया है हमारा, D का कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो D का कोऑर्डिनेट आया है। और F का कोऑर्डिनेट कितना आया है हमारा, ये वाला x3 प्लस x4 बाई 2, y3 प्लस y4 बाई 2, राइट। उसी तरह G का कोऑर्डिनेट आपका कितना आया है, G का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 प्लस x4 बाई 2, y1 प्लस y4 बाई 2, और उसी तरह E का आपका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब आपको दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ DE कितना है, DE का कोई भी मिडिल पॉइंट हो, माफ करिएगा DF, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ DF कितना है, ये आपको दिख रहा है। DF, D का कोऑर्डिनेट इतना है, F का कोऑर्डिनेट इतना है, इसके मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही तो होगा, मतलब x1 प्लस
x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 2 हो गया। चलिए भाई, सब कोऑर्डिनेट मैंने वहीं पे दिखा दिया है तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है अब हमारे पास। ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ EG या GE जो भी कह लीजिए, EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का कोऑर्डिनेट पता है, G का कोऑर्डिनेट पता है, क्या हो जाएगा। सिमिलरली साफ साफ दिख रहा है कि 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 2 4 एक गलती होता है ना तो बार बार पता नहीं क्यों होने लगता है 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उफ, यहां भी 4, ठीक है, हर जगह क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अब यहां पे हमें ये देखना है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स है, तीनों कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे कि सेम है, और किस केस में सेम कोऑर्डिनेट्स आएगा। ये तो तभी संभव है ना कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स किसी सेम पॉइंट का हो, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब हम पॉइंट को लोकेट करते हैं प्लेन पे, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, अब भाई 10 पॉइंट हमने लिया और 10 पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या कि वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आपके सेम हैं, एक ही पॉइंट की बात हो रही है, किस कोई एक पॉइंट है, तभी तो ये संभव है ना कि सब सारे कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, दैट इज आवर पॉइंट इज द सेम, वन पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पॉइंट। तो सिंस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 and y1 plus y2 plus y3 plus y4 by 4 are the coordinates of the middle points of KL, DF and EG. Therefore, this point must be the point of intersection of these three lines, and clearly this point is the middle point of all these three lines, क्योंकि मिडिल पॉइंट रख के ही हमने कोऑर्डिनेट निकाला है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टडी वन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम जानते हैं। अब आपने वेक्टर्स में कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा था कि कब लाइंस कोलिनियर होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे किसी सेम लाइन के। पॉइंट्स भी कोलिनियर होते हैं, और वो कब होते हैं मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जब अगर सेम लाइन पे अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स लाइक करें, यानी कि वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियरिटी का यही मतलब है। अब देखते हैं कि जब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हो, किसी भी 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। चलिए, जगह नहीं होने के कारण कभी कभी मुझसे कहीं 2 लिख दे रहा हूं, कहीं 4, कंफ्यूजन के कारण, लेकिन अंत में चिंता मत करिए, गलत रिजल्ट नहीं होगा कभी, क्योंकि वो पता चल जाएगा। इधर लिखूं उधर लिखूं दिमाग में चलते रहता है ना कि इतना जगह बचा लूं उतना कर लूं, उसी में कभी कभी ये सब कुछ हो जाता है।
जैसे कि अभी 2 लिखना था डिवाइडेड बाई 2, साफ साफ पता चल रहा था, वहां पे मैंने 4 लिखना था और मैंने 2 लिख दिया था। चलिए कोई नहीं, गलती की जाती है तो उसको सुधार ली जाती है और गलती को मान लेनी चाहिए। चलिए कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, सपोज a triangle ABC, the coordinates of whose angular points are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। डेल्टा इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमें पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसा होता है। नाउ ये है इस ट्राइंगल का एरिया। अगर ये एरिया 0 हो जाए तब क्या, और किस केस में एरिया 0 होगा ये मुझे बताइए। आपने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। सटीक डेफिनेशन पैरेलल लाइंस का क्या होता है? ऐसे लाइंस जो कि इन्फिनिटी पे जाके भाई कहीं मिले, मतलब कि ऐसे लाइंस जो कहीं मिले ही नहीं, जो कहीं मीट ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब इन्फिनिटी की बात हमने कर दी, दैट मीन्स दोज लाइंस आर द काइंड्स ऑफ लाइंस दैट आर नॉट गोइंग टू मीट विद ईच अदर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये एरिया 0 हो जाए, एरिया 0 किस केस में होगा? जब ये तीनों पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, क्योंकि दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, दैट इज द ओनली केस इन विच द एरिया इज गोइंग टू बी 0 फॉर दिस ट्राइंगल। सो A, B and C are collinear if the area of this triangle, this particular triangle is going to be 0। इसलिए A, the points A, B and C are collinear if the area of the triangle, पूरा लिखिए, area of the triangle which is made by these 3 points is 0। Therefore, if A, B and C, यहाँ points लिख लीजिए, if the points A, B and C are collinear, then x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0। This is the required condition। याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टडी पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे, अभी तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही तो पढ़ रहे हैं ना, x और y 2 प्लेन हैं, उसके बाद किसी भी पॉइंट को उस प्लेन में लोकेट कर रहे हैं। हम किस तरह से लोकेट कर रहे हैं? बाय यूजिंग एब्सिसा एंड
ordinate, that is by using the x coordinate and the y coordinate. So that is one way to represent or to locate a point in a plane, right? Refer to rectangular axis or oblique axis, whatever we want it to. ठीक है, ऑब्लिक कभी कभी एक्सिस होता है ना भाई, हमने पढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो एक्सिस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है. चलिए, एक और तरीका होता है जिससे कि हम लोग प्लेन में, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. दैट इज किसी पॉइंट के पोजीशन को हम बता सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट को यूज करके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज करके हम उस प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं. बट किसी उसी तरह के उसी पॉइंट का पोजीशन हम एक और तरीके से बता सकते हैं जो कि एंगल और लेंथ को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बस थोड़ा सा ही है बट आगे इसका यूज आपको मिलेगा बहुत जगह. इक्वेशंस में लगभग हर एक चैप्टर में पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड इक्वेशंस मिलेंगे, किसी भी एनालिटिक फिगर का. चलिए, polar coordinates. Polar coordinates, polar coordinates is another method to locate or find the position of a point in a plane. ठीक है, चलिए भाई, अब जनरली पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब हम यूज करते हैं तो हमें बस एक ही एक्सिस चाहिए होता है. चलिए देखते हैं. पहले मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है OX और ये एक पॉइंट है P. ठीक है, चलिए भाई, ये एक एंगल है जिसको हम मान लेते हैं थीटा. ओके, लेट O be a point called the pole or origin. origin का तो नाम आपने सुना है, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसी origin को हम पोल भी कहते हैं. ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है. अगर पोल बोले दैट मीन्स इस origin की बात हो रही है. एंड और एक चीज और लिख लीजिए यहां पे, बी अ फिक्स्ड पॉइंट. ये एक फिक्स्ड पॉइंट है भाई, ये हमेशा फिक्स्ड है इसी जगह पे. एंड OX बी ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन which we call the initial line. इसके बारे में आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत बार इनिशियल लाइन आपको बताया हुआ है. चूंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग लगभग पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करते हैं, तो वहां पे पोलर और इनिशियल लाइन से ही बातें आगे बढ़ती हैं. चलिए भाई, टेक अ पॉइंट P, take a point P on the plane. on the plane मतलब इस पूरे प्लेन की, इस पूरे बोर्ड की बात कर रहा हूं. अब देखिए, प्लेन जब मैं कहूं
अगर आप पेपर पे फिगर बना रहे हैं, अब प्लेन जियोमेट्री क्या होता है? जब हम प्लेन सरफेस पे लाइंस को, एंगल्स को, सर्कल्स को, किसी भी फिगर को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन जियोमेट्री, राइट? तो जब हम प्लेन जियोमेट्री पढ़ते हैं तो हम बस एक्स और वाई एक्सिस का ही यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही अब प्लेन की मैं बात कर रहा हूं तो इस पूरे बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं तो जिस पेज पे वो कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, वो पेज आपके लिए वो प्लेन है, राइट? जैसे ही हम इस बोर्ड से यहां पे आ जाऊं, हवा में आ जाऊं, कहीं भी आगे निकल जाऊं, तो वो पूरा डायमेंशन फिर चेंज हो जाएगा, फिर वो हमें स्पेस की बात हम करने लगेंगे उस कंडीशन में, जैसे कि वेक्टर्स में हम कर रहे थे, बट यहां पे हम बस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है? टेक अ पॉइंट P ऑन द प्लेन एंड जॉइन OP। अभी ध्यान रहे कि OX जो इनिशियल लाइन होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है और ये पॉइंट O भी हमेशा फिक्स्ड होता है। टेक अ पॉइंट P ऑन द प्लेन एंड जॉइन OP, then we can clearly find the position of the point P नहीं पता कर सकते हैं for the angle XOP gives the direction of OP with respect to the इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन के भाई इनिशियल लाइन जो है इसका डायरेक्शन तो हमें हमेशा पता है कि ये इसी तरह रहेगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में जब ये एंगल पता चल गया XOP, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा कि ये किस एंगल पे, इस लाइन के रिस्पेक्ट में किस एंगल पे OP ड्रॉ किया जा रहा है, एंड द लेंथ ऑफ OP gives the distance of P in that direction. So अगर ये एंगल हमें पता हो और ये लेंथ पता हो तो ये पॉइंट आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है XOP ये हमें वो डायरेक्शन बता देगा जिस डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। और इस लाइन का अगर लेंथ यहां तक पता चल जाए तो हम यहां पे सीधे पहुंच जाएंगे, इसी डायरेक्शन में अगर लेंथ पता चल जाए तो। सो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ सपोज सबसे पहले थोड़ा कुछ डेफिनेशन लिख लीजिए। The angle XOP is which is traced out by the line OP from OP when it is moving from OX to OP, OX to OP। एंगल XOP जो है वो किस तरह से ट्रेस आउट होता है, मतलब इस एंगल को कौन सा लाइन बनाता है। एंगल्स को डेफिनेटली लाइन्स ही बनाते हैं, तो ये जो एंगल XOP बन रहा है इसको कौन सा लाइन बनाता है, क्योंकि OX तो फिक्स है, डेफिनेटली OP ही यहां से घूमा होगा तभी ये एंगल बना है। तो वही चीज मैंने लिखा है, OX to OP is called the
वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट P। ये जो एंगल है जो कि OP बना रहा है इस इनिशियल लाइन से, जब ये इनिशियल लाइन से मूव कर रहा है और यहां पे पहुंच रहा है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। याद रखिएगा ये वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। एंड द डिस्टेंस OP एंड द डिस्टेंस OP is called the radius vector of P। क्या कहते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। चलिए इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, इतना आपने लिख लिया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। चलिए नीचे से आपको ऐड करते जाना है। उसके नीचे लिखिए द विक्टोरियल एंगल एंड द रेडियस वेक्टर। चाहे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से कर दूं इसको। इफ the vectorial angle XOP is equal to theta and the radius vector OP is equal to R, then R and theta are together called the polar coordinates of the point P। इसलिए the polar coordinates of P is denoted by R theta. So the polar coordinate of this point is R theta. R is the radius vector and theta is the angle which the line OP makes with the initial line. अब R का साइन यहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। R का साइन जो है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चलिए देखते हैं। अब याद रखिएगा जो रेडियस वेक्टर होता है ना, किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा। साइन ऑफ रेडियस वेक्टर R, ठीक है। हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी चीज से कर सकते हैं, कहीं कहीं रो से किया जाता है इस तरह से, कहीं कहीं Q से करते हैं, बट R इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल सिंबल है, ठीक है। साइन ऑफ द रेडियस वेक्टर R। The radius vector R
is positive if it is measured, ये एग्जैक्टली ऐसे लोनी की बात मैं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत ही साफ से लिखा हुआ है. द रेडियस वेक्टर r इज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन bounding the vectorial angle. If it is measured in the opposite direction, r is negative if it is measured in the opposite, चलिए पूरा लिख देता हूं, opposite डायरेक्शन. इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स को लोकेट करूंगा जब. चलिए चलते हैं अब. एस कर दूं. एक क्वेश्चन सपोज करिए कि लोकेट द पॉइंट्स P1, P2 and P3 whose coordinates are respectively whose polar coordinates, यहां पे कर लीजिए आप, whose polar coordinates are respectively 330 degree, -3 150 degree, -4 -50 डिग्री. ठीक है, P1 का ये कोऑर्डिनेट, P2 का ये कोऑर्डिनेट, P3 का ये कोऑर्डिनेट. चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ऑरिजिन और पोल जो है ऐसे यहाँ बना लेते हैं. ये मेरा हो गया, माफ करिएगा ऑरिजिन और पोल कह रहा हूँ, ऑरिजिन या फिर पोल दोनों कहते हैं इसको, इसलिए ये याद रखिएगा आप. तो ये मेरा पोल हो गया, ये OX मेरा इनिशियल लाइन हो गया, और इस तरफ जब हम आएंगे तो ये x डैश हो जाएगा, और इधर के तरफ जब इस पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा साइन नेगेटिव होगा. चलिए, अब R नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा ये आपको अभी मैं बताने वाला हूं. सबसे पहले एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये तो आपको पता है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा. दैट इज द वन थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट. नाउ सबसे पहला पॉइंट, रेडियस वेक्टर 3 है और वेक्टोरियल एंगल 30 डिग्री है. तो एक सबसे पहले जो हमारा मूविंग लाइन होगा, यानी कि जो रोटेटिंग लाइन होगा, OP की जो वहां पे बात कर रहे थे, यहां पे OP1 वो कहां पे होगा, एक लाइन सबसे पहले थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं इसको. 4P1, ठीक है. सपोज OP1 OP मान लेते हैं, OP इज ए रिवॉल्विंग लाइन which
starts from the, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि किस तरह से एंगल ये बना रहा है, किस तरह से एंगल क्रिएट कर रहा है, राइट। विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल लाइन OX and makes and trace out the angle 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे कहीं यहां पे ये OP मेरा अब 30 डिग्री यानी कि पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से मूव किया। नाउ अब +3 हमें मेजर करना है। +3 रेडियस वेक्टर क्या है हमारा, +3 नेगेटिव नहीं है। और क्या आपका साइन में क्या आपने पढ़ा था कि द रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन विच इज बाउंडिंग द एंगल, which has been considered. Now अब यहां देखिए, अब यहां पे घूमा और ये जो लाइन है यहीं पे इसी एंगल को तो ये बाउंड कर रहा है ना, और किसी एंगल को तो बाउंड नहीं कर रहा है, इसी एंगल को बाउंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन के तरफ हम एक यहां पॉइंट P1 लेंगे, जिसका लेंथ क्या होगा, P1 का क्या लेंथ होगा 3। टेक अ पॉइंट या मेजर अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट को यहां मेजर कर लीजिए, मेजर ए डिस्टेंस 3 अलोंग 3 यूनिट्स कर लीजिए और अच्छा रहेगा, 3 यूनिट्स। अब भाई एक एक चीज थोड़ा सही से बताना पड़ता है, ठीक है। मेजर डिस्टेंस 3 यूनिट्स अलोंग OP and we reached at P1. So this is our point P1 whose coordinate is 330 degree. राइट चलिए अब दूसरा -3 और 150 डिग्री इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 4P2। वहां पे यही सब लिखना है, बस हमें ये लिखना है कि यहां पे 150 डिग्री है। तो जब 150 डिग्री की बात कर रहे हैं तो OP जो है इधर कहीं आएगा। अगर हम y एक्सिस भी बना लें ऐसे करके, ठीक है, ये y बना लें तो 150 डिग्री पॉजिटिव 150 डिग्री इस तरह से आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 150 डिग्री, ये OP है। मेजर अ डिस्टेंस, अब जब OP की बात कर रहा हूं तो इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए नहीं, उसका कहानी खत्म हो गया। मेजर अ डिस्टेंस -3, अब यही आपको समझना है। अब साइन में मैंने क्या कहा था कि द रेडियस वेक्टर इज पॉजिटिव इफ इट इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन विच बाउंड्स द एंगल कंसीडर्ड, एंड इफ इट इज मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। मतलब अब ये जो लाइन है यहां से मूव करके ये एंगल बनाया, यानी कि अगर इसी डायरेक्शन में हम अगर 3 यूनिट का डिस्टेंस माने तो हमारा रेडियस वेक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए। और नेगेटिव कब होगा, जब इसके अपोजिट हम मानेंगे ना। मेजर डिस्टेंस -3, दैट इज मेजर डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, मेजर डिस्टेंस इस, क्योंकि इस पोर्शन को बहुत सही से लिखना है। मेजर डिस्टेंस -3 ऑन OP, किस तरह से लिखा जाए इसको कि आपको सही से समझ में आए। चलिए थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको। नाउ मेजर डिस्टेंस 3 यूनिट्स लिखिए अलोंग OP, ठीक है।
चाहे ये OP डैश मान लीजिए और अच्छा रहेगा, ताकि आपको यहाँ पे मेजर डिस्टेंस 3 यूनिट्स अलोंग OP डैश और OP डैश यही सब लिखना है। बस यहाँ तक आपको 30 डिग्री तक सेम चीज लिखना है, बस 30 के जगह आपको 150 डिग्री कर देना है, ठीक है ना। तो वहां तक मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बस OP की जगह OP डैश कर दीजिए, ताकि आपको ये साइन इंडिकेट करे कि हाँ हम इस वाले लाइन के तरफ की बात कर रहे हैं। नाउ मेजर डिस्टेंस 3 यूनिट्स अलोंग OP डैश, then that distance is positive, but we need to get -3, ठीक है। For this, so for this just produce P dash O to P2, P dash O to P2, which is at a distance of 3 units from the pole O. Therefore, OP2 is equal to -3, क्योंकि ये इस तरफ तो इस गिवन एंगल को बाउंड कर रहा है ना, और इस डायरेक्शन में ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 यूनिट हमें लेना है। तो आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो R यानी कि -3 और 150 डिग्री यहां पे होगा। सो P2 इज दिस पॉइंट, ठीक है। पो एंड we reached at P2, which is the point। उसी तरह तीसरे पॉइंट के लिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बता रहा हूं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि हमारा जो एंगल है वो -50 है। तो मान लीजिए OP डबल डैश यहां से घूमना शुरू किया और -50 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 50 डिग्री घूमा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ये 50 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 90 150 है, तो 50 डिग्री मान लेते हैं कि कहीं इस जगह पे, यहाँ पे इस डायरेक्शन के तरफ मेरा OP डबल डैश है। ये कितना होगा आपका -50 डिग्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, -50 डिग्री अगर ये OP डबल डैश के तरफ हम लेंगे डिस्टेंस 4 यूनिट, तो वो +4 यूनिट होगा, हमें -4 यूनिट होगा। तो एंगल तो ये लाइन तो यहां से घूम रहा है, तो यही एंगल को बाउंड कर रहा है, यानी कि अगर इसी डायरेक्शन में हम 4 यूनिट ले रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव डिस्टेंस। तो इसके अपोजिट में हम क्या करेंगे, 4 यूनिट का डिस्टेंस इसके अपोजिट में हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिगर सही से नहीं बनाया, जब मेजर करके बनाएंगे तो अब फिगर आपका सही से बनेगा। तो इसके 90 में 60 जोड़ेंगे तो 50 डिग्री तो और कम ही होगा ना, तो थोड़ा इस तरह से करके फिगर जाएगा, ठीक है। तो इधर हम 4 यहाँ से यहाँ तक जब करेंगे तो ये हमारा पॉइंट P3 आएगा, जो कि -50 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? साफ से क्लियर फोटो बना के मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए -4 -50 डिग्री की बात हो रही है। पोल ये OX, सबसे पहले तो एक लाइन है OP जो कि OX से चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया और रोटेट करना शुरू किया, और रोटेट करके -50 डिग्री एंगल को क्रिएट किया। -50 डिग्री यानी कि ये, ठीक है, इस तरह से। अब आपको कहा जा रहा है कि आपका जो आप P3 के पास उस समय पहुंचिएगा
जब आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि P3 का पोलर कोऑर्डिनेट -4 -50 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, बट अब कह रहा है कि -4 यूनिट, -4 यूनिट यानी कि अगर इसी डायरेक्शन में आप चलेंगे और 4 यूनिट इसी डायरेक्शन की तरफ मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस +4 होगा, क्योंकि यही लाइन तो एंगल को भी बाउंड कर रहा है, एंगल को भी क्रिएट करके यहां तक आ रहा है। इसलिए ये नहीं, इसके अपोजिट में हम क्या करेंगे, 4 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये हम पहुंच जाएंगे P3 के बाद, और ये हमारा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ऑरिजिन तक 4, और P3 जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा -4 और -50 डिग्री। यही आपका असली P3 पॉइंट है, यही आपका असली P3 पॉइंट है। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा था, जब साइन की बात, हम रेडियस वेक्टर की साइन की बात करते हैं, तो जब रोटेटिंग लाइन जिस एंगल को, जब रेडियस वेक्टर हम उस डायरेक्शन की तरफ मेजर करते हैं जिस डायरेक्शन की तरफ एंगल को वो बाउंड कर रहा है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में अगर हम आर को मेजर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आर जब भी कहा जाए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मेजर करना है। तो बस आप पहुंच जाएंगे अपने गिवन सही पॉइंट के पास। सो दैट इज हाउ वी कैन लोकेट पॉइंट्स इन प्लेन बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंगल और डिस्टेंस दोनों को यूज करके हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब ट्राई करिएगा घर पे। ठीक है, आई होप आप सबके पास लोनी की किताब होगी, नहीं भी होगी तो चलिए मैं दे रहा हूं कुछ प्रॉब्लम्स आपको, इसी तरह के प्रॉब्लम्स दूंगा। लोकेट द पॉइंट्स, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला -5 -50 डिग्री, दूसरा 5 60 डिग्री, तीसरा -3 -330 डिग्री, चौथा 3 350 डिग्री, पांचवा -3 -40 डिग्री। ये पांचों पॉइंट्स को आप लोकेट करिए जरा। ठीक है, दैट इज योर, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ठीक है, आई होप आप डायरेक्शन समझ गए होंगे, और मैंने जो साइन लिखा था उस साइन को याद करिएगा। ठीक है, मैं खुद भूल गया हूं कि मैंने क्या लिखा था। मुझे याद है कि साइन किस तरह से होता है कि जब द साइन ऑफ द रेडियस वेक्टर इज एक्चुअली पॉजिटिव व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन विच बाउंड्स द वेक्टोरियल एंगल। यही लिखा था ना मैंने, तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना अजीब हो जाता है, लगता है कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया, और गलत हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि गलत करने का मतलब है कि बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देंगे जाके। इसीलिए लेक्चर्स को अपलोड करने से पहले देखना भी पड़ता है, और इसीलिए लाइव क्लास जब हम करते हैं ना तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा कुछ माइनस प्लस इधर उधर कभी हो जाता है तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो उस चीज़ को पकड़ के बता देता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई लाइव क्लासेस अ लिटिल ईजियर, और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस ही शुरू करने वाला हूँ, थोड़े से स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं उसके बाद। ठीक है, सो दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर यू। आपको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बारे में भी पता चल गई कि क्या कंडीशन होता है 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास कल से होगा, अब क्लास रेगुलर चलेगा, अब क्लास में ब्रेक नहीं होगी, आई होप सो, क्योंकि थोड़ा कुछ 1.5-2 महीनों से काफ़ी बिजी रहा था मैं, तो इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है ना, तो अब क्लास
रेगुलर चलने वाली है। तो अब आप तैयार रहिएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ हम लोग करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम अब आइडेंटिटीज़ शुरू करने वाले हैं, और अलजेब्रा में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग बहुत जल्दी वो भी करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग कुछ दिनों तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि जल्दी जल्दी कम से कम स्ट्रेट लाइन को ख़त्म कर लें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन्स है, फिर सर्कल है, फिर इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, तो टाइम लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और आप देख सकते हैं कि एक एक प्रॉब्लम लंबा है, तो उसमें टाइम देना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो जब हम सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेंगे तो हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम में हाथ डालेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।